हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उदित फार्मेसी में। मैं हूं आपके साथ वसीम अख्तर। आज कम्युनिटी फार्मेसी के इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स है उनको डिस्कस करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि कहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं और आपको कहाँ कहाँ याद ज़्यादा देना है और किस चीज़ पे ध्यान ज़्यादा देना है, तो जहाँ से आप तैयारी करके एक अच्छा नंबर ला सकते हैं। देखिए, आप अगर सिलेबस, आपको ये मैं सजेशन करूँगा कि जब भी आप पढ़ने के लिए बैठो, पहले क्या करो, सिलेबस रखो। ये जो है आपका सिलेबस है, ये पीसीआई है, मतलब कि ऑल ओवर इंडिया में ये लागू है। इनमें से हम जानेंगे जो देखा गया, हमने क्वेश्चंस को एनालिसिस करा और फिर देखा कि कहाँ कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। चैप्टर 1 से देखा गया है कि ज़्यादातर आपको क्या होता है कि शॉर्ट क्वेश्चन पूछते हैं। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन क्या पूछ लेता है कि इसमें पूछ लेता है कि डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी का डेवलपमेंट कैसे हुआ या फिर कैसे हम कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में शॉर्ट में पूछ लेता है। देखिए, सबसे पहला आता है कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस। कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस होता क्या है? कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस डेट मीन कह लीजिए, फार्मासिस्ट का अगर हम कैटेगरी में, एक नॉर्मल कैटेगरी में बांटे तो 3 कैटेगरी में बढ़ जाता है। एक क्या होता है आपका हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, एक होता है आपका कम्युनिटी फार्मासिस्ट, एक होता है आपका क्लिनिकल फार्मासिस्ट। अब जो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट है वो क्या करते हैं कि जॉब करते हैं कहाँ पे, हॉस्पिटल में जाके। अब क्लिनिकल फार्मासिस्ट क्या करते हैं वहाँ पे, आपको जो क्लिनिकली डेट मीन की कह लीजिए, जब आप लोग दवाई आता है मार्केट में वो 4 फेज में आता है, तो क्लिनिकली वहाँ जो फेज चेक कैसे करते हैं तो वो सारी चीज़ क्लिनिकल फार्मासिस्ट कहते हैं। और फिर आता है कम्युनिटी फार्मासिस्ट। कम्युनिटी फार्मासिस्ट वो सारी चीज़ आता है जैसे कि आपने पढ़ा लिखा अच्छा खासा करके और एक अच्छी सी दुकान शॉप खुद का कर लिया, तो डायरेक्ट कम्युनिटी को आप सेल कर रहे हैं। आपको बस यही चीज़ कॉन्सेप्ट याद रखना है कि अगर मान लीजिए आप अगर सेल करेंगे तो उसके हिसाब से बिहेवियर क्या होना चाहिए, किन सब चीज़ों को देना चाहिए और किन सब चीज़ों को सेल नहीं करना चाहिए। मान लीजिए आपके पास बच्चा आता है और आप उसे दे दिए दवाई, ऐसा नहीं देना है। तो इसमें कम्युनिटी डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी किस तरह से हुआ, ये क्वेश्चन पूछता है। फिर आता है सेकंड चैप्टर में प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कम्युनिटी फार्मेसिस्ट। ये भी पूछ रहा था आपको कि अगर आप प्रोफेशनल कम्युनिटी फार्मासिस्ट है, मतलब कि आप अगर कम्युनिटी फार्मासिस्ट है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द सेंस ऑफ कह लिए आप उससे अच्छी तरीके से बात कर रहा है, सही दवाई देना, ओटीसी मेडिसिन ही सिर्फ देना है। अगर प्रिस्क्रिप्शन शेड्यूल एक्स के अंतर्गत जो दवाई आते हैं उन सब चीज़ों को नहीं देना है। इन सब चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अच्छी तरीके से बात करना है। इसमें मेनली पूछा जाएगा चैप्टर 2 में या तो फिर यूनिट 2 में आपको यहाँ पे आता है गुड फार्मेसी प्रैक्टिस। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि गुड फार्मेसी प्रैक्टिस होता क्या है। गुड फार्मेसी, एक चीज़ और देखिए, गुड फार्मेसी प्रैक्टिस कम्युनिटी फार्मेसी में भी है और आपका हॉस्पिटल फार्मेसी में भी ये पूछता है कि गुड फार्मेसी प्रैक्टिस क्या है। गुड फार्मेसी प्रैक्टिस का मतलब कह लीजिए कि गुड फार्मासिस्ट प्रैक्टिस, कि आप अगर बीइंग ए गुड फार्मासिस्ट आप किस हिसाब से होना चाहिए। आप लोगों को अच्छी तरीके से दवाई देंगे, अच्छे से बिहेव करेंगे, आप अपने तरीके से सैनिटाइजर मेंटेन रखेंगे। इन सब चीज़ों आता है क्या, गुड फार्मेसी प्रैक्टिस के अंतर्गत आता है। फिर आता है एसओपीएस। एसओपीएस आता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या होता है कि किसी चीज़ को करने के लिए जो साइंटिस्ट के द्वारा या तो फिर जो डिफरेंट डिफरेंट मेथड के द्वारा उसको खोजा गया है, उसके बाद एक अच्छा रूल्स या रेगुलेशन दिया गया है जो सही तरीके से काम करे, उसको हम एसओपीएस कहेंगे, मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। जैसे अगर मान लीजिए आप क्या करेंगे, अगर इस ऐप को आप लोग यूट्यूब देख रहे हैं, यूट्यूब देखने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप अगर विदाउट डेटा ऑन करके अगर यूट्यूब खोलेंगे तो देख पाइएगा नहीं, ना देख पाइएगा। उसके लिए क्या, सबसे पहले मोबाइल को अनलॉक करेंगे, उसके बाद डेटा ऑन करेंगे, उसके बाद यूट्यूब खोलेंगे, तभी आप देख सकते हैं। सेम इसी तरह क्या है कि अदर चीज़ में भी यहाँ पे आपको ये करना पड़ता है कि एक प्रोसीजर दिया हुआ, अगर कम्युनिटी फार्मासिस्ट है तो कम्युनिटी फार्मासिस्ट की इन सब चीज़ों को फॉलो करना, इन सब चीज़ों को आपको एसओपीएस के अंतर्गत आता है। इसमें क्या है, आपको ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि गुड फार्मेसी प्रैक्टिस होता क्या है और एसओपीएस, ये आपको याद रखना है। और फिर आता है प्रिस्क्रिप्शन। देखिए, प्रिस्क्रिप्शन हर साल क्वेश्चन पूछता है। प्रिस्क्रिप्शन होता क्या है, जो डॉक्टर का जो पर्चा होता है, मतलब कह लीजिए ये जो पर्चा होता है, इसको आपको याद कर लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको जरूर याद होना चाहिए। इसमें क्या क्या आता है, सबसे पहले अगर देखेंगे ऊपर की जो हेडिंग है यहाँ पे, यहाँ तक अगर दिखा रहता है, ये डॉक्टर इन्फॉर्मेशन रहता है, मतलब डॉक्टर के बारे में रहेगा कि डॉक्टर कहाँ कहाँ काम किया है, आपको पहले किस लिए काम किया, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है उसका, और आपका कह सकते हैं कि एमसीआई जो स्पेशल जैसे पीसीआई रजिस्ट्रेशन देता है उसे एमसीआई भी रजिस्ट्रेशन देता है, उसका एड्रेस रहेगा, सब कुछ डॉक्टर का इन्फॉर्मेशन ऊपर वाले हिस्से में रहता है। फिर आता है पेशेंट का इन्फॉर्मेशन। पेशेंट के इन्फॉर्मेशन में क्या क्या रहेगा, देखिए उसका नेम रहता है, उसका डेट ऑफ बर्थडे रहता है या एज रहता है, यहाँ पे एड्रेस रहता है,
एज रहता है, मेल या फीमेल रहता है, फिर उसका एलर्जी अगर किसी चीज़ में है तो वो लिखा रहता है, फिर उसका सेक्स लिखा रहता है, मेल या फीमेल है, उसके बाद वेट उसका कितना है, डेट लिखा रहता है, और साथ में यहाँ पे एक चीज़ और भी लिखा रहता है कि मान लीजिए यहाँ पे एलर्जी लिख दिया, सेक्स लिख दिया, और बीपी का भी लिखा रहता है कि बीपी क्या है। लोग देखे होंगे कि आप लोग क्या करते हैं कि जब आप हॉस्पिटल जाते हैं तो बीपी चेक कर लेता है और वेट चेक करता है। क्यों? क्योंकि उससे ये बेनिफिट हो जाता है डॉक्टर को एक एस्टिमेट करने में, या दवाई जब लिखते हैं तो हेल्प मिल जाता है। देखिए, बीपी अगर नॉर्मल नहीं है तो उसके हिसाब से दवाई देंगे, अगर बीपी अब नॉर्मल है तो उसके हिसाब से हम देंगे। अब आते हैं फिर आरएक्स। यहाँ से हमारे क्या आता है कि आरएक्स मतलब कि ड्रग का इंफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे आपका लिखा रहता है कि आरएक्स से स्टार्ट करते हैं कि ड्रग का लिखना, उसके बाद फिर ड्रग के बारे में लिखते हैं, ड्रग कितने टाइम लेना है, कितने दिन तक लेना है, सब कुछ इसमें ड्रग का इन्फॉर्मेशन रहता है। ये सारी चीज़ आपका प्रिस्क्रिप्शन में लिखना है। अब देखते हैं प्रिस्क्रिप्शन में बारे में बात करें तो क्या क्या है। सबसे पहला आता है डेफिनेशन, क्या है प्रिस्क्रिप्शन, पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन के सुपरस्क्रिप्शन, इनस्क्रिप्शन, सिग्नेचर, ये सारी चीज़ आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे आता है फिर इसमें क्वेश्चन ज़्यादातर पूछ लेता है कि हम हैंडलिंग मतलब कि हैंडलिंग किस तरह से करते हैं। प्रिस्क्रिप्शन के बारे में बात करें तो प्रिस्क्रिप्शन में ये पूछ लेगा कि हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, मतलब कि अगर प्रिस्क्रिप्शन है तो प्रिस्क्रिप्शन को हैंडलिंग किस तरह से करेंगे। एक क्वेश्चन तो इसमें पूछा जाता है। दूसरा ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि हम स्टेज ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, मतलब कि प्रिस्क्रिप्शन को जब हम उसको हम डील करेंगे तो उसको किस तरह से हम डील करते हैं, ये भी पूछ लेता है। देखिए इसमें क्या क्या आपको जानना है थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, तो इंपॉर्टेंट भी बता दूंगा। लीगलिटी ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, फिर प्रिस्क्रिप्शन, हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, ये चीज़ आपको इंपॉर्टेंट है। हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है या किस तरह से हम उसे हैंडलिंग करते हैं, ये बहुत बार पूछता है। इसका डेफिनेशन सबसे पहले आपको याद रखना है कि प्रिस्क्रिप्शन होता है क्या है। प्रिस्क्रिप्शन एक तरह का ऑर्डर होता है जो कि एक फिजिशियन या तो फिर रजिस्टर जो रहते हैं उनके द्वारा ही दिया जाता है। देखिए उसके बाद फिर आता है क्या, इसमें आपको आता है लेवल ऑफ डिस्पेंसिंग इंडिकेशन या मेडिकेशन। इसमें क्या था, मेन लेवल रहता है, ऑक्सिलरी रहता है, पिक्टोग्राम रहता है। पिक्टोग्राम के हिसाब से ये चीज़ बनता है कि किस टाइम लेना है, क्या सावधानी बरतनी है। ब्रीफ इंस्ट्रक्शन और मेडिकेशन यूजेस का जो ब्रीफ इंस्ट्रक्शन है उसके बारे में भी रहता है। फिर आपको रहता है डिस्पेंसिंग प्रोसेस, मतलब कि प्रिस्क्रिप्शन को डिस्पेंसिंग किस तरह से हम करेंगे। पहला इसमें इंपॉर्टेंट ये याद रखना आपको हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। दूसरा आपको ये याद रखना है कि डिस्पेंसिंग प्रोसेस क्या है। डिस्पेंसिंग प्रोसेस करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, आपके पास प्रिस्क्रिप्शन अगर लाता है तो प्रिस्क्रिप्शन को लेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। अगर अच्छे तरीके से पढ़ने के बाद आपको लगता है कि कोई चीज़ कन्फ्यूजन है कौन सा दवाई है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कि डॉक्टर भी तो ऐसे ऐसे लिख देता है पता नहीं चलता, तो उसके बाद क्या करेंगे, आप डॉक्टर के पास जाएंगे और उसको पूछेंगे सर इसमें क्या लिखा है, गलती नहीं करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, सारे जगह पे अगर मान लीजिए कन्फ्यूजन खत्म हो गया, सेकंड स्टेप में क्या करना है आपको कि आप क्या करेंगे, दवाई निकालेंगे। उसके थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, आप उसका बिल बनाएंगे। उसके बाद फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, आप उसे समझाएंगे दवाई के बारे में। फिफ्थ स्टेज में क्या करेंगे, आप उसे पैक करके दे देंगे समझा कर। अगर मान लीजिए कोई पेशेंट है, बच्चा है या बूढ़ा है, बुजुर्ग है, तो उसके साथ जो आता है वो चीज़ उसे आप समझा देंगे। फिर आता है गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस। यही देखिए गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस में आपको अगर गुड फार्मेसी प्रैक्टिस याद है तो गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस भी उसी में आता है, मतलब कि थोड़ा मिलता जुलता आप लिख देंगे चलेगा। मतलब इसमें क्या है, सही तरीके से समझाना चाहिए, लोगों से अच्छे बिहेव करना चाहिए, अगर समझ में नहीं आए तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ये सारी चीज़ आपको लिखना है। फिर आता है डिस्पेंसिंग एरर और स्ट्रेटेजी ऑफ मिनिमाइज देम, मतलब डिस्पेंसिंग एरर में क्या क्या आता है। देखिए डिस्पेंसिंग एरर का मतलब कह लीजिए आपने दवाई दिया, किसी में लिखा हुआ ऐसे, मान लीजिए क्या कर दिया कि पीसीएम लिख देता है, ऐसे पीसीएम लिख दिया और वहाँ पे सीपीएम देना था। तो ये जो कन्फ्यूजन होता है, तो एक तो सबसे पहले नए बंदे के पास क्या होता है, डिस्पेंसिंग एरर हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है ब्रांड नेम चेंजेस हो जाता है। अगर ये सारी चीज़ को मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, मिनिमाइज हम यही चीज़ कर सकते हैं कि उस प्रिस्क्रिप्शन को सही तरीके से पढ़े। एक बार नहीं होता तो 2 बार पढ़े, 3 बार पढ़े, 4 बार पढ़े, लेकिन गलत नहीं देंगे। जो हम गलती करते हैं उसे हमें सुधार के देना है। ये सारी चीज़ करके हम उसे मिनिमाइज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन स्किल। देखो कम्युनिकेशन स्किल बहुत बार पूछता है कि कम्युनिकेशन स्किल क्या है। कम्युनिकेशन स्किल एक तरह का प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं, अपना आइडिया, थॉट्स, इमोशंस ईटीसी शेयर करते हैं, किससे, एक दूसरे से।
बाय द कह सकते हैं कि वर्बल और नॉन वर्बल दो तरह का कम्युनिकेशन होता है। एक तो हम क्या कहते हैं वर्ड यूज करके, जैसे अभी आप लोगों के साथ मैं वीडियो अगर देख रहे हैं आप लोग, तो एक क्या कह सकते हैं एक तरह का वर्बल है जो हम वर्ड का यूज करके चीज़ों को समझा रहे हैं। एक होता है नॉन वर्बल, जैसे कि आप इशारों में समझाते हैं, आप लोग समझ ही रहे हैं, महिला मित्र ज़्यादा होता है तो आप समझ जाएंगे। तो जो इस इशारे में बात करते हैं या कोई पास बैठा है, कोई एक्सप्रेशन देख के आप समझ जाते हैं, ये सारी चीज़ क्या आता है नॉन वर्बल। देखो जो अच्छा फ्रेंड होगा वो क्या है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करेगा। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, देख के ही समझ जाएगा कि किस कंडीशन में है ये बंदा। तो यही आता है आपका कम्युनिकेशन स्टाइल। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्या आता है, सबसे पहले डेफिनेशन याद रखना है, उसके बाद याद रखना आपका टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल दो तरह के हैं, कौन कौन से आता है, वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल में जो सारी चीज़ आता है आपका हम जैसे यूज़ करते हैं जो बोल के वर्ड का यूज़। नॉन वर्बल जो हम सिर्फ इमोशन या फिर इशारे के द्वारा जो हम बात करते हैं या कम्युनिकेशन करते हैं वो हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आता है। इंटरेक्शन ऑफ प्रोफेशन एंड पेशेंट, मतलब हम इंटरेक्शन किस तरह से करते हैं। अब आता है वर्बल कम्युनिकेशन 1 to 1 ओवर द टेलीफोन। अब रिटन कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेज, फिर पेशेंट इंटरव्यू टेक्निक। अब देखिए इसमें दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। एक आता है आपका इस वाले चैप्टर से कि आपको याद रखना है कम्युनिकेशन स्किल होता क्या है और टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल कितना होता है। और यहाँ पे एक चीज़ और आता है कि बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन स्किल, बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन स्किल, CS मतलब कि कम्युनिकेशन स्किल, ये जरूर आपको याद रखना है। इसमें तीन चीज़ याद रखना है यहाँ से, पहला कम्युनिकेशन स्किल का इंट्रोडक्शन, उसके बाद टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल, उसके बाद फिर बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन स्किल की कम्युनिकेशन जब करते हैं तो क्या क्या चीज़ बैरियर आ सकता है। देखिए यही चीज़ कम्युनिकेशन, देखो कम्युनिकेशन ज़रूरी क्यों है। अगर पेशेंट और डॉक्टर के साथ सही तरीके से बॉन्डेशन नहीं बन पाएगा या चीज़ों को सही तरीके से बता नहीं पाएगा तो क्या इलाज करेगा, इलाज कर पाएगा, बिल्कुल नहीं कर पाएगा। सेम इसी तरह अगर मान लीजिए उसे हिंदी में बोल रहा है और डॉक्टर इंग्लिश में बोल रहा है तो कुछ समझ में आएगा, नहीं आएगा। अगर वो इंग्लिश में बोल रहा है, डॉक्टर को हिंदी समझ में नहीं आता, तो ये क्या हो जाए कि दोनों को मतलब कि मिसकंसेप्शन हो जाएगा। कम्युनिकेशन स्किल सही नहीं हो तो आप सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, इसलिए कम्युनिकेशन स्किल बहुत जरूरी है। इसी तरह यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन स्किल ड्यूरिंग द पेशेंट, मतलब कह सकते हैं कि जब पेशेंट में रहे तो आप या फिर जब ये काम कर सकते हैं इन द सेंस ऑफ कि जब आप काउंसलिंग कर सकते हैं ड्यूरिंग द काउंसलिंग, मतलब कि जब आप काउंसलिंग करते हैं तो पेशेंट के साथ जब आप काउंसलिंग करते हैं तो क्या क्या बैरियर आ सकता है। सबसे पहले लैंग्वेज बैरियर आ सकता है, लिंग्विस्टिक बैरियर आ सकता हो गया, कल्चरल बैरियर आ सकता है, सिस्टमिक बैरियर आ सकता है, ये सारी चीज़ उसमें बैरियर आता है। अगर बैरियर नॉर्मल सी बारे में बात करें, सिस्टमिक बैरियर, कल्चर बैरियर और बहुत सारे बैरियर्स आते हैं, वो आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। उसके बाद फिर इसमें ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट ये है आपका पेशेंट इंटरव्यू टेक्निक। इंटरव्यू टेक्निक मतलब क्या क्या होना चाहिए। इंटरव्यू टेक्निक अगर हम बात करें तो इंटरव्यू टेक्निक ऐसा होना चाहिए, फर्स्ट स्टेज में अगर देखें कि पहला क्या करेंगे कि हम ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे जो इंटरेस्टेड हो। जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन तो ऐसा होता है कि उसे लॉन्ग से बताए, और एक क्वेश्चन हम जब एंड करेंगे मतलब जब हम खत्म करेंगे तो ऐसा पूछेंगे क्या आपको डायबिटीज़ है, उसे करें एस और नो में, क्या आपने खाना खाया था एस और नो में। या फिर इस तरह से अगर मान लो स्टार्टिंग हम किस तरह से करेंगे, स्टार्टिंग हम इस तरह से करेंगे टेक्निक में कि सर आपको जो ये डायबिटीज़ है तो कितने दिन से है। स्टार्टिंग से क्वेश्चन है तो वो लंबा चौड़ा जर्नी बताएगा, और लास्ट में क्वेश्चन पूछना कि बीपी है आपको, तो बोले एस और नो, बोले इस तरह से हम खत्म कर सकते हैं। और दूसरा टेक्निक ये चीज़ हम कर सकते हैं इसमें अंदर इंटरव्यू टेक्निक के अंदर ही आता है कि पेशेंट को हम क्या करेंगे कि ज़्यादा से सुनेंगे। ऐसा नहीं कि हमने बोल दिया और हम क्या करें पर्चा लिख रहे हैं, किसी इधर उधर ध्यान दे रहे हैं, ऐसा नहीं देना है। अब जब पेशेंट बोले तो उसे अच्छे तरीके से गुड लिसनर की तरह, डॉक्टर अगर भी है डॉक्टर या आप लोग कम्युनिटी फार्मासिस्ट है तो आप क्या करेंगे अच्छे तरीके से सुनेंगे पहले कि अच्छा पेशेंट कह क्या रहा है, पहले सुनेंगे अच्छी तरीके से, उसके बाद ही आप उसे रिस्पॉन्स करेंगे। क्लियर है, ये आपको टेक्निक याद करना। इसमें क्या है दो क्वेश्चन दो इंपॉर्टेंट बनता है, एक बनता है आपका कम्युनिकेशन स्किल क्या है, दूसरा टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, एक बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, और आपका पूछता है टेक्निक इंटरव्यू मतलब कि पेशेंट टेक्निक इंटरव्यू क्या है, ये सारी चीज़ आपको पूछता है। अब आता है नेक्स्ट आता है पेशेंट काउंसलिंग। देखिए पेशेंट काउंसलिंग में भी आपको इसमें क्वेश्चन देखिए, पेशेंट काउंसलिंग क्या है कि कोई भी चीज़ अगर मान लीजिए आप लोग ही काउंसलिंग करें, काउंसलिंग मतलब कि उसके चीज़ों को सुनेंगे फिर उसका सॉल्व आउट देंगे। जैसे आपके पास पेशेंट आया तो आपको पूछेगा, अन्य आप
बताएंगे कि आपको पूछेंगे आप लोग कि सर क्या हो रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम है। तो यही सारी चीज़ जो आता है, या काउंसलिंग कोई डॉक्टर जाते हैं, आप लोग जब जाते हैं डॉक्टर के पास तो वो अपनी चीज़ों को बताते हैं, फिर उसको सॉल्यूशन करते हैं, उसका डिस्कशन करते हैं। तो एक तरह का जो डिस्कशन जो सेशंस आता है वो सारी चीज़ आपका काउंसलिंग के अंतर्गत ही आता है। देखिए इसमें सबसे पहले आपका डेफिनेशन याद रखना है, और दूसरा ये चीज़ आपको याद रखना है कि स्टेज ऑफ पेशेंट काउंसलिंग। पेशेंट काउंसलिंग का आपको स्टेज याद रखना है कि कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले इसमें आता है इंट्रोडक्शन, मतलब आप उनसे पूछेंगे सर क्या नाम है आपका, क्या बीमारी। उसके बाद फिर काउंसलिंग कंटेंट, काउंसलिंग कंटेंट करेंगे, काउंसलिंग कंटेंट इन द सेंस ऑफ कि काउंसलिंग क्या क्या चीज़ पूछना है, क्या क्या उसमें प्रॉब्लम है। फिर आता है काउंसलिंग प्रोसेस करेंगे, फिर क्लोजिंग ऑफ काउंसलिंग सेशन। इस तरह से हम स्टेज करके कर सकते हैं, ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर ये चीज़ पूछ लेता है यहाँ पे आपको कि बैरियर टू इफेक्टिव काउंसलिंग, मतलब बैरियर क्या है, इफेक्टिव काउंसलिंग को किन सब चीज़ों का बैरियर रोक सकता है। देखिए इसमें चैप्टर यही तो है, एक दूसरे चैप्टर से दोनों लिंक है। अगर यहाँ पे आप अगर कम्युनिकेशन बैरियर को याद कर लिए तो सेम से सेम चीज़ आप यहाँ से लिख सकते हैं। बैरियर क्या है, लैंग्वेज बैरियर हो सकता है, चीज़ों को समझ नहीं पाए उस चीज़ का बैरियर हो सकता है। ये सारी चीज़ आप उसमें डिफाइन कर सकते हैं। तो इसमें आपको है क्या है, स्टेजेस याद रखना है। दूसरा आपको बैरियर, कौन कौन से बैरियर है जो कम्युनिकेशन स्किल को, मतलब कह सकते हैं, या जो पेशेंट काउंसलिंग के ड्यूरिंग उसको इफेक्टिव से बचे, मतलब कि ना होने दे। जैसे कि अगर ये डॉक्टर सिर्फ इंग्लिश बोल रहा है, पेशेंट हिंदी बोल रहा है, यहाँ पे भी दिक्कत आ जाएगी। ये सारी चीज़ हम कर सकते हैं, लैंग्वेज बैरियर कर सकते हैं, ये सारी चीज़ हो सकती है। फिर आता है कभी कभी पेशेंट शर्मा जाता, नहीं बता पाता है, ये भी आपको याद रखना है। इसका टाइप्स और स्ट्रेटेजी कैसे हम इसे कम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है पेशेंट काउंसलिंग पॉइंट 4, क्रोनिक डिजीज जैसे कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज, अस्थमा, ट्यूबरकुलोसिस। फिर आता है आपका पेशेंट पैकेज इंसर्ट। पेशेंट पैकेज इंसर्ट में हम क्या करेंगे कि हम उसको अच्छे तरीके से, जैसे आपने क्या करा पैकेज पेशेंट इंसर्ट में, इसका डेफिनेशन याद रखना है, इंपॉर्टेंट याद रखना, दो ही चीज़ आपको याद रखना है। फिर आता है पेशेंट इंफॉर्मेशन लिफलेट। पेशेंट इंफॉर्मेशन लिफलेट मतलब कह सकते हैं कि जब हम पेशेंट का क्या करते हैं, जब आप जाते हैं तो एंट्री बांध दिया जाता है। बड़े बड़े हॉस्पिटल में क्या करता है कि आपको एक तरह का बैरियर दे देता है, या एक तरह का आप वो एक पट्टा दे देता है, कह सकते हैं, उसी के अंदर पूरा उसका इंफॉर्मेशन रहता है। तो इसमें आपको क्या याद रखना, दो चीज़ याद रखना, स्टेज ऑफ पेशेंट काउंसलिंग, दूसरा आपका बैरियर टू इफेक्टिव काउंसलिंग। ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें आपको इस वाले चैप्टर से याद रखना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मेडिकल एडहेरेंस। देखिए मेडिकेशन एडहेरेंस मतलब होता क्या है कि आपने क्या करा, इसका मीनिंग देखिए, ये पूछता है हर बार कि क्या पूछेगा मैं बता दूंगा आपको कि मेडिकल एडहेरेंस होता क्या, पहले इसे समझते हैं। आपने डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने 10 बार, मान लीजिए 10 दिन का गोली दिया, 2 टाइम खाना है, 3 टाइम खाना है। आप अगर डॉक्टर के हिसाब से सब कुछ फॉलो करते हुए आप अगर दवाई खा रहे हैं और अच्छे तरीके से दवाई फॉलो कर रहे हैं डॉक्टर का, तो उसे हम मेडिकेशन एडहेरेंस कहेंगे। अगर देखिए डॉक्टर का बातों को अगर फॉलो कर रहे हैं तो आपको जाहिर सी बात है आप जल्दी सही हो जाएंगे और अच्छे तरीके से आपको ट्रीटमेंट मिल जाए। लेकिन कभी कभी ऐसा देखिए, हर कोई पेशेंट जब सीरियस होता है तो दवाई टाइम पे खा लेता है, लेकिन आप थोड़ा सा सही होने लगता है तो लोग क्या करता है, छोड़ देता है। डॉक्टर ने अगर 3 दिन का दवाई दिया तो 2 दिन खा के अगर आराम मिला तो छोड़ देता है, उसका कोर्स कंप्लीट नहीं करता। जैसे बच्चे केस में ले लीजिए, बच्चे केस में आपको पेरेंट बीइंग, अगर पेरेंट है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अच्छे से आप दवाई देना पड़ेगा, उससे ध्यान रखना पड़ेगा। आप बूढ़े में देते हैं, बूढ़े अगर बुजुर्ग होते हैं तो उससे क्या है, मेमोरी लॉस हो जाता है, मतलब उसको ध्यान में नहीं रहता है कि कभी लेना है कब नहीं लेना है, वो इरेगुलर खाने लगता है। एक व्यक्ति जो सही टाइम से सही तरीके से फॉलो करा, और एक व्यक्ति है कि जो सही तरीके से फॉलो नहीं कर पाया, कभी ले लिया कभी नहीं ले लिया, जब 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 बीमारी ज़्यादा हो तब तब ले लिया। तो जो व्यक्ति सही टाइम पे ले रहा वो जल्दी सही होगा, और जो व्यक्ति सही टाइम पे नहीं ले रहा वो जल्दी सही नहीं होगा। ऐसा भी हो सकता है कि लॉन्ग टाइम तक उसे चले। तो मेडिकल एडहेरेंस उसे कहेंगे जो सही टाइम पे ले रहा, जो सही टाइम पे नहीं ले रहा उसे हम नॉन एडहेरेंस कहेंगे। अब इसमें एक चीज़ याद रखना, सबसे पहले पूछ लेता है कि मेडिकल एडहेरेंस होता क्या है, इसका डेफिनेशन याद रखना है। अब पूछ लेते हैं यहाँ पे कि फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ऑन मेडिकल नॉन मेडिकल एडहेरेंस, मतलब आपको ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन, ये पूछ लेगा, इसमें 2 क्वेश्चन आएंगे। एक तो पूछ लेगा आपको कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं
जिसके वजह से एक सही तरीके से मेडिकेशन लोग नहीं ले पाता, जैसे ओल्ड एज हो गया, सही तरीके से ना समझे, मिसकम्युनिकेशन बिटवीन द डॉक्टर एंड पेशेंट, या तो फिर डॉक्टर और फार्मासिस्ट के साथ हो जाए, या दवाई गलत मिल जाए, या 2 टाइम लेने के लिए कहा 3 टाइम ले लिए। ये सारे चीज़ आपको जब फैक्टर्स याद रखने हैं, इसमें पूछ लेगा, फैक्टर को यहाँ पे डिफाइन करना। फिर यहाँ पे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पूछ लेगा अच्छा मेडिकल नॉन मेडिकल एड्रेस तो हो जा रहा है, तो हम इसको सही कैसे कर सकते हैं। देखो अगर बूढ़ा है या तो फिर अनपढ़ अगर कोई चीज़ है, अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है और आप उसे लिख के दे देंगे कि इसे दिन में 2 बार खाना, 4 बार खाना है, वो पढ़ पाएगा, ले पाएगा नहीं ना। इसलिए देखते हैं कि लकीर खींच देता है, 2 बार लेना है, 3 बार लेना है। तो सेम इसी तरह क्या करते हैं, इसको कम करने के लिए पूछा जाता है कि इसे हम किस तरह से कम कर सकते हैं। अगर बूढ़ा बुजुर्ग है तो उसको हम क्या करेंगे, उसके साथ जो आया है या बच्चे हैं उसके जो पेरेंट्स है उसको हम समझाएंगे, उसे हम बताएंगे कि हाँ इसको टाइम पे लेना है, सही तरीके से लेना है, इसको छोड़ना नहीं है, जितने दिन का कोर्स है वो सारी चीज़ पे लेना है। इस तरह से हम इसे कम कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विस इन कम्युनिटी फार्मेसी। देखो हेल्थ स्क्रीनिंग मतलब कह सकते हो कि जो हेल्थ की जो देखभाल होता है, जैसे कि स्क्रीनिंग मतलब कह सकते हो कि देखभाल करते रहता है जो हेल्थ को सही तरीके से। एक बात है आपने सुना ही होगा कि अगर आपने वेल्थ लूज कर दिया, मतलब पैसा लूज कर दिया तो कुछ नहीं लूज किया, अगर आपने हेल्थ लूज किया तो बहुत कुछ लूज कर दिया, लेकिन अगर आपने कैरेक्टर लूज कर दिया तो सब कुछ लूज कर दिया। तो हेल्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। तो आप लोग भी है कि अगर थोड़ा सा भी सिम्टम्स किसी चीज़ का देख रहे हैं तो आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए कि उसका जांच करवाए और सही तरीके से उसको चेकअप करवाए। इसके लिए क्या है, आपको अगर मान लीजिए लंबे खर्चे से बच सकते हैं, अगर मान लीजिए छोटे छोटे बीच बीच में अगर चेक करते हैं तो आपको लंबे खर्चे से बचा सकता है। जैसे कैंसर के स्टेज में देख लेंगे, अगर लोगों को जो कैंसर होता है क्या, उसका सिम्टम्स जल्दी नहीं दिखता, जब दिखता है तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर दूसरा कंडीशन HIV होता है लोगों को, या एड्स होता है, उसका भी कंडीशन क्या, जल्दी तो नहीं दिखता है, वो आपको पता ही नहीं चलता, थोड़ा थोड़ा सिम्टम्स होता है, आप ध्यान इग्नोर मार देते हैं, फिर क्या होता है एक बार बढ़ के आपके हाथ में आ जाता है जो आपको नुकसान कर जाता है। तो इसमें मेनली आपको ये पूछ लेगा यहाँ पे कि इसका स्कोप क्या है। स्कोप में ये चीज़ आपको लिखना है कि जल्दी जो आपका अर्लियर डिटेक्शन हो जाएगा और जो बीमारी है सही तरीके से कर सकते हैं। और दूसरा इसमें एक चीज़ पूछ लेगा, इसमें इंपॉर्टेंट ऑफ वेरियस हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विस, मतलब कौन कौन से सर्विस देते हैं हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विस के लिए। जैसे कि आप कर सकते हैं कि मॉर्निंग डिटेक्शन कर सकते हैं, HIV डिटेक्शन कर सकते हैं, आप डायबिटीज़ का कर सकते हैं। ये सारी चीज़ आपका 2 इंपॉर्टेंट इसमें बनता है। इसमें क्वेश्चन पे पूछ लेगा कि स्कोप क्या है हेल्थ स्क्रीनिंग का, दूसरा है इंपॉर्टेंट क्या है। इसमें 2 चीज़ इसमें 7 चैप्टर से क्वेश्चन पूछेगा। फिर आता है आपको ओवर द काउंटर OTC मेडिसिन, तो पूछता ही है हर बार क्वेश्चन, लॉन्ग में शॉर्ट में OTC मेडिसिन पूछता है कि OTC मेडिसिन क्या था। देखिए OTC मेडिसिन मतलब ओवर द काउंटर मेडिसिन, मतलब ऐसा दवाई जो डॉक्टर के बिना लिखे भी आप ले सकते हैं। लेकिन इंडिया में है, बहुत सारे आउटर कंट्री में वहाँ पे वैलिड नहीं है, आपको डॉक्टर लिखेंगे तभी आप ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं ले सकते हैं। तो OTC मेडिसिन के लिए आपका क्या है, OTC मेडिसिन आप कह सकते हैं कि ऐसा दवाई है जो आप करीब इसमें ऐसा जैसे मैंने चीज़ें, जैसे सर दर्द हो रहा, फीवर हो रहा, दस्त हो रहे, इन सब चीज़ इसके कैटेगरी में आता है। एंटीबायोटिक आते हैं कुछ, तो इसमें क्या है, आपको ऐसी दवाई जो आप डॉक्टर के बिना परचेज के ले सकते हैं उसे हम OTC मेडिसिन कहेंगे। अब इसमें क्वेश्चन ये चीज़ पूछता है, यहाँ पे देखो इसमें बहुत बार पूछता है कि आपका रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन OTC मेडिकेशन डिस्पेंसिंग, मतलब कि फार्मासिस्ट का क्या रोल है OTC मेडिसिन में। अगर मान लीजिए दवाई दुकान या दवाई जो बांटने किराने दुकान को दे दे, किराने वाले को, वो क्या करेगा, सही तरीके से बांट पाएगा, नहीं ना बांट पाएगा, क्योंकि उसको नॉलेज ही नहीं है। मान लीजिए उसे कहेगा सर दर्द हो रहा तो वो क्या करेगा, अगर मान लीजिए कहेगा पेट दर्द हो रहा तो गैस की वजह से हो रहा होगा और वो क्या करेगा, पेट का दर्द का दवाई देगा, सही हो पाएगा, नहीं ना पाएगा। फार्मासिस्ट का मेजर इंपॉर्टेंट वाइटल रोल प्ले करता है उसमें, वाइटल रोल इन द सेंस ऑफ एक अच्छा खासा रोल प्ले करता है। इसमें जब OTC मेडिसिन आप डिस्पेंसिंग करते हैं, आप कम्युनिटी फार्मासिस्ट अगर बने हैं तो आप ज़्यादा करेंगे क्या, ज़्यादा से ज़्यादा आप OTC मेडिसिन का सेल करते हैं और OTC मेडिसिन का आप बेचते हैं। क्लियर है। तो इसमें ये चीज़ करना है, इसका रोल लिखना है, रोल में आपको पूरा डिटेल में लिखना है कि इसका रोल क्या है। सबसे पहले वाइटल रोल करता है, अच्छी तरीके से दे, अच्छी तरीके से समझे, ये सारी चीज़ का आपको यहाँ पे लिखना है। फिर आता है OTC मेडिसिन इन इंडिया काउंसलिंग। यहाँ पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ लेगा आपको, काउंसलिंग फॉर OTC मेडिसिन प्रोडक्ट, किस तरह से हम काउंसलिंग करेंगे। काउंसलिंग भी फार्मासिस्ट ही करेगा,
देखिए ओटीसी मेडिसिन है बिना काउंसलिंग, आप भी अगर बिंग फार्मासिस्ट है तो विदाउट काउंसलिंग का ना दे। काउंसलिंग मतलब क्या, आप आएगा तो ऐसे नहीं कहेगा कि भाई पेट दर्द हो रहा था, आप डायरेक्ट दवाई दे देंगे पेट दर्द का। पहले पूछेंगे क्या खाया था, क्यों हो रहा है, या तो फिर ये पूछेंगे कब से हो रहा है, कुछ ऐसा चीज़ तो नहीं खाया था, ये सारी चीज़ आप पूछेंगे तभी उसे देंगे। अब यहाँ पे पूछ लेता है, बहुत बार पूछता है कि सेल्फ मेडिकेशन। देखिए सेल्फ मेडिकेशन पूछता है, सेल्फ मेडिकेशन बहुत ही हानिकारक देता है। क्यों सेल्फ मेडिकेशन किसे कहेंगे कि आप क्या करें, हमारे मान लेते हैं कि हमारे किडनी में स्टोन हो रहा, तो आपने क्या करा कि गूगल पे सर्च मारा कि मेडिसिन फॉर किडनी स्टोन, तो कुछ लिस्टेड आ गया और उसे लिया और आपने जाके, इंडिया है तो दवाई मिल जाता है और आप मेडिकल स्टोर में जाते हैं आप और उसे आप ले लेते हैं। अगर आप उसे ले लेते हैं तो क्या होगा, नुकसान पहुंचाएगा। तो ऐसा चीज़ सेल्फ मेडिकेशन हम उसे कहेंगे, या फिर गूगल से देखें, किसी दोस्तों का देखें, या पुराने पर्चे में जो पढ़ा हुआ उस सब चीज़ों को लेते हैं, वो सारी चीज़ आपका क्या है, सेल्फ मेडिकेशन के अंतर्गत आता है। सेल्फ मेडिकेशन आप अगर लेंगे तो पहले कंफर्मेशन करें, न्यूली आपको प्रिस्क्रिप्शन हो तभी ले, अदरवाइज नहीं ले। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेता है, यहाँ पे आता है नेक्स्ट, एक यहाँ पे क्या आएगा, एक तो आपको रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन ओटीसी मेडिसिन डिस्पेंसिंग में आपको याद रखना है, दूसरा आप काउंसलिंग फॉर ओटीसी प्रोडक्ट याद रखना, फिर आता है आपको ये चीज़ याद रखना है कि सेल्फ मेडिकेशन होता क्या है और इसका रोल क्या है फार्मासिस्ट का, कि फार्मासिस्ट का रोल क्या होता है। फिर नेक्स्ट आता है रिस्पॉन्डिंग टू सिम्टम्स, माइनर एलिमेंट एंड एडवाइस फॉर सेल्फ केयर इन कंडीशन सच एज पेन मैनेजमेंट, कफ, डायरिया। इसमें ये चीज़ ज़्यादा पूछ लेता है आपको, डायरिया और कॉन्स्टिपेशन के बारे में पूछ लेता है, और वोमिटिंग। ये आपको याद रखना है कि अगर मान लीजिए ये चीज़ हो जाए तो आप इस कंडीशन में क्या करेंगे, डायरिया हो जाए तो क्या करेंगे, कॉन्स्टिपेशन हो जाए तो क्या करेंगे, और वोमिटिंग हो जाए तो क्या करेंगे, ये आपको पूछ लेता है इस चैप्टर से। ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है नेक्स्ट चैप्टर, अगर आता है कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट। देखो कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट में आपको कंप्लीट कह सकते हैं कि किस तरह से आप मैनेजमेंट करते हैं, वो सारी चीज़ याद रखना है। चैप्टर 10 में से 4-5 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको अच्छे तरीके से आप याद करके जाएंगे। देखो सबसे पहले तो ये पूछ लेता आपको लीगल रिक्वायरमेंट सेट ऑफ एक कम्युनिटी फार्मेसी, मतलब कि क्या लीगल रिक्वायरमेंट होना चाहिए सेटअप अगर करेंगे। देखिए अगर आप कम्युनिटी फार्मेसी खोलते हैं, फ्रिज होना चाहिए, वेंटिलेशन अच्छे तरीके से होना चाहिए, सही तरीके से लोगों को बैठने की जगह होना चाहिए, एक जो एरिया फिक्स है वो होना चाहिए, स्टोरेज कंडीशन सही से होना चाहिए, फ्रिज होना चाहिए, तभी आपको लीगल रिक्वायरमेंट है वो सारी चीज़ आपको सेटअप होगा, तभी आपको परमिशन देगा, अदरवाइज इसमें परमिशन नहीं देगा। फिर आता है यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट, यही वाला याद रखना आपको, लीगल रिक्वायरमेंट ये आपका इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट आता है आपको ये चीज़ याद रखना है आपको कि आपको जो इंट्रोडक्शन ऑफ फार्मेसी ऑपरेशन सॉफ्टवेयर, ये सारी जैसे मार्क आता है, ये सारी चीज़ क्या जो जो सॉफ्टवेयर्स हैं, आप लोगों ने देखा होगा टेली के, आप क्या करते हैं, या आप जब जाते हैं फार्मेसी में, बड़े फार्मेसी में, तो वो क्या करता है कि तुरंत दवाई और एक तरह का बिल निकाल दिया। वो क्या है, आपको सॉफ्टवेयर्स क्यों यूज़ करना चाहिए, सॉफ्टवेयर यूज़ करने से आपको ये बेनिफिट होता है, जो एक्सपायर्ड है, जो एक्सपायर होने वाली दवाई है, वो आपका अलर्ट दिखाता है कि इसको जल्दी बेचो, या कोई ऐसा दवाई है जो मतलब एक्सपायर जल्दी होने वाला है या उसका ड्यूरेशन शॉर्ट है, उसको सही तरीके से यूज़ करना या सही तरीके से मैनेजमेंट करना। एक बात बताओ, अगर आप रजिस्टर में लिखोगे तो ऐसे पलटो कितने दवाई पलाइट, और कंप्यूटर में क्या सिर्फ बटन दबाया पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर आपको दे देगा। तो सॉफ्टवेयर ले देखिए आपको टाइम बचाता है, आपको जो कह सकते हैं कि जो वर्किंग पावर है, जो लोग ज़्यादा लगेंगे उससे कम होता है, ये सारी चीज़ें आपको बेनिफिट है। इसमें आपको सॉफ्टवेयर है वो आपको याद रखना पड़ेगा। फिर यहाँ पे आपको याद रखना एक चीज़ और पूछ लेता है यहाँ पे कि SOPs ऑफ फार्मेसी मैनेजमेंट। SOPs मतलब ऑपरेटिंग स्टैंडर्ड, मतलब ऑपरेटिंग स्टैंडर्ड प्रोसीजर किस तरह से है या किस तरह का होना चाहिए एक फार्मेसी मैनेजमेंट करने के लिए। एक इंपॉर्टेंट क्या है आपको, पहला ये चीज़ आपको इस वाले टॉपिक को याद रखेंगे। नेक्स्ट आपको ऑपरेशनल जो सॉफ्टवेयर है उसको याद रखना है। नेक्स्ट आपको SOPs ऑफ फार्मेसी मैनेजमेंट याद रखना। फिर आपको याद रखना है इंट्रोडक्शन टू डिजिटल हेल्थ, एम हेल्थ भी कहते हैं, और इसे हम ऑनलाइन हेल्थ या ऑनलाइन फार्मेसी के नाम से भी जानते हैं। देखिए डिजिटल हेल्थ होता क्या है, डिजिटल सबसे पहले अगर हम इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि मैनेजमेंट किस तरह से होना चाहिए, मतलब ऑपरेटिंग प्रोसीजर। देखिए अगर आप अच्छे तरीके से फार्मेसी चला रहे हैं तो मैनेजमेंट में ये सारी चीज़ आना चाहिए कि अगर ज़रूरत है कि वहाँ पे 2 बंदे चाहिए या 4 बंदे और चाहिए तो आपको रख लेना है। ऐसा नहीं है कि हम क्या है 4 बंदे का ज़रूरत है आप 2 रखें। उससे क्या हो सकता है कि लोगों को जब दवाई देगा तो उसमें प्रिस्क्रिप्शन में भी गलती हो सकता है, आप पूछ लेगा जल्दी जल्दी करेगा कि हमारे पास लोग कम हैं तो जल्दी जल्दी हम इसे बांट दें, तो उससे क्या होता है कि मिस दवाई भी दे सकता है।
दूसरा चीज़ ये चीज़ आपको सॉफ्टवेयर होना चाहिए या प्रोसीजर है, जैसे कि एक्सपायर दवा है, एक्सपायर दवाई को जल्दी सेल आउट करना चाहिए, या कोई जो मिस एडल्ट्री या फिर जो खराब दवाई है उसको हमें नहीं लाना है। इन सब चीज़ों को ये SOPs के अंतर्गत होता है। फिर आता है इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल हेल्थ। डिजिटल हेल्थ होता क्या है? डिजिटल हेल्थ को हम ई हेल्थ के नाम से भी जानते हैं या फिर एम हेल्थ के नाम से भी जानते हैं। ये क्या करता है? मेनली हमारे जो इन्फॉर्मेशन है वो डिजिटली रख देता है। जैसे कि क्या करते हैं, आधार कार्ड आप दीजिए, पूरा जैसे नंबर पूरा डिटेल आपका आ जाता है। सेम इसी तरह क्या है, डिजिटल हेल्थ जो उत्तर प्रदेश में अभी लागू है, गवर्नमेंट में अगर नाम डालिएगा तो पूरा पूरा डिटेल आ जाता है। सेम उसी तरह बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाएंगे तो क्या होता है कि जैसे आप दबाएंगे नंबर या तो फिर उसका जो डिटेल है उसका नेम भी डालेंगे तो पूरा का पूरा आ जाता है। आखिर इसने कब करा है, कब दिखाया है, कौन कौन से डिजीज थे, सारे के सारे चीज़ उसमें पूरा कंप्लीट आ जाएगा। तो उन सब चीज़ों को डिजिटल हेल्थ कहते हैं। और डिजिटल हेल्थ को आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपको फाइनल एग्जाम में आएगा। डिजिटल हेल्थ बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है हमारे लाइफ में, क्योंकि देखिए अगर पहले क्या प्रिस्क्रिप्शन ले जाना पड़ता था, ये अभी सिर्फ क्या है, नंबर डालेंगे पूरा का पूरा आप आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब इसी चीज़ को अगर मान लीजिए आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप क्या कर सकते हैं, उदित फार्मेसी के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद प्ले स्टोर में मिल जाएगा उदित फार्मेसी। फिर आप अपना कंटेंट मतलब नेम आप डिटेल फिल करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे स्टोर पे जाके सेकेंड ईयर में पूरा का पूरा इस चीज़ को आप अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं सही तरीके से, या इसका नोट्स लेना चाहते हैं हर चीज़, तो आपको वहाँ पे अवेलेबल है, वहाँ पे आप ले सकते हैं और अच्छी तैयारी कर सकते हैं। जितना आपको मैंने बताया इतना भी अगर आप करके जाओगे तो ईजिली अच्छा नंबर ला सकते हो। लेकिन बशर्ते यही है कि आप सही तरीके से पढ़ना है, आपको अच्छे तरीके से जो मैंने बता दिया उसको याद करके रखना है। मेडिकल एड्रेस जैसे मैंने बताया, कम्युनिकेशन स्किल बताया, पेशेंट काउंसलिंग बताया, इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से क्लियर तरीके से आपको याद रखना है और सही तरीके से आपको वहाँ जाके लिख देना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।